तो सबको स्लाइड्स तो दिख रहा है ना? जी। वो मूव भी कर रहे हैं स्लाइड्स। या सो सबसे पहले नमस्कार, सबका नमस्कार है। मैं डॉक्टर रवि कृष्णा है। मैं टाटा हॉस्पिटल पे मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग पे काम कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं वंदना जी को और संजीव शर्मा जी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, ऐसा एक लंग कनेक्ट का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करके और इतना अच्छा तरीका से इसको आगे लेके जाने के लिए, और मुझे इस ग्रुप में बुलाने के लिए, कीमोथेरेपी के बारे में बताने के लिए पेशेंट को। आज मैं पूरा कोशिश कर लेता हूँ। कीमोथेरेपी का हर पेशेंट कोई भी हमारा ओपीडी में आता है, उसका क्या क्या जवाब क्वेश्चंस रहेगा और क्या क्या कंसर्न्स रहता है, वो सारा चीज़ों को मैं आज थोड़ा क्लियर करने के लिए और उसका जवाब देने के लिए मेरा प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं कोशिश कर लेता हूँ। आज का प्रेजेंटेशन में मैं क्या क्या बोलना चाहता हूँ ना, लंग कैंसर क्या होता है और उसका सिम्टम्स क्या होता है, और लंग कैंसर आने के बाद आने के लिए क्या क्या रिस्क फैक्टर्स रहता है, किस चीज़ की वजह से हमको लंग कैंसर आता है, और इसका ट्रीटमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज रहता है, और कीमोथेरेपी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स क्या होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या करना है, कितना समय तक हम कीमोथेरेपी लेना है, और मेरा पिछला 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस पे हर पेशेंट ओपीडी में आने के बाद क्या क्या सवाल मुझे पूछा गया है, और वो पूरा प्रश्न को मैं अगला 10 स्लाइड में मैं आप लोग को समझाने के लिए कोशिश कर लेता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है, हमको जानना जरूरी है लंग कैंसर के बारे में। लंग कैंसर आने वाला पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है खांसी। अगर खांसी बहुत दिन से पेशेंट को चल रहा है और पेशेंट जरूर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा चलने से दम फूलना, सांस लेने के लिए तकलीफ होना, बार बार पेशेंट को छाती के अंदर इन्फेक्शन जैसा बनना, और खांसी आने के टाइम पे पेशेंट को खून निकलना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है और पेशेंट को वेट कम हो रहा है। अगर भूख कम लगना और वेट कम होना, अगर ये सारा सिम्टम्स आप लोग किसी को भी देख रहा है, देन आप सब जरूर डॉक्टर के पास जाके टेस्टिंग करवा के आपका कैंसर है क्या नहीं ये पता करना जरूरी है। ये चीज पे ऊपर आप सब लोग ध्यान पे रखना पड़ेगा। खांसी, सांस लेने का तकलीफ, बार बार छाती के अंदर इन्फेक्शन होना, और खांसी करने के टाइम पे खून निकलना है, और तेजी से वजन कम होना और भूख कम लगना, ये सारा सिम्टम्स आ रहे तो जरूर कोई आसपास में डॉक्टर के पास जाइए और आपका टेस्टिंग करवा के उसको पता करना जरूरी है। और अगला होता है, और किस चीज की वजह से हर पेशेंट ओपीडी में आके पूछता है, सर मुझे कैंसर क्यों हुआ है, क्या क्या कारण से कैंसर हो सकता है, और कोई फैमिली में कैंसर है तो वो नेक्स्ट जनरेशन को कैंसर होने का चांसेस रहता है क्या। ये बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है हर पेशेंट और पेशेंट का अटेंडेंट को। मैंने इस टेबल पे बहुत सारा कॉजेस लंग कैंसर का कारण को टैबलेट किया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबको जानना जरूरी है वो तंबाकू, स्मोकिंग। तंबाकू लेना, दैट इज स्मोकिंग करना, सबसे इंपॉर्टेंट और रिस्क फैक्टर है कैंसर का कारण करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारा चीज है, लाइक कोई मेटल्स, कोई केमिकल्स को एक्सपोज करना, लाइक एस्बेस्टोस करके, कोई रेडिएशन को एक्सपोज होना, और कोई जेनेटिक का कुछ चेंजेस होना, और कोई एयर पोल्यूशन। ये सब चीज की वजह से हमको कैंसर आने का चांसेस है। अगर आप पूछा जाएगा तो सर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, और मैं बोल सकता हूँ इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्मोकिंग। तंबाकू लेने की वजह से कैंसर आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और बाकी सब कुछ की वजह से भी हो सकता है, लेकिन इतना अच्छा कोरिलेशन नहीं है। मैं जब टाटा हॉस्पिटल पे काम करना शुरू किया है 5 साल के पहले, ये एक्सरे और सीटी स्कैन मेरा कंसल्टेंट ने मुझे दिखाया जाया है, मैं आप लोगों को भी ये शेयर करना चाहता हूँ। इसमें आपको दिख रहा है एक पेशेंट आया है ओपीडी पे, और पेशेंट का बहुत दिन से खांसी चल रहा है। इसकी वजह से हम इसको एक छोटा सा एक्सरे करने के लिए बोला है। आप सब लोग देख सकता है एक्सरे पे इधर एक छोटा सा गाँव जैसा दिख रहा है पेशेंट को। उसी समय हमने पेशेंट को बोला है एक सीटी स्कैन सीटी स्कैन करवा के फिर से ओपीडी को आने के लिए। आप सब लोग देख सकता है ये छाती का सीटी स्कैन का फिल्म है, और इसका ये फिल्म पे आप इधर देख सकता है एक छोटा सा मास जैसा दिख रहा है। ये पूरा लंग है, ये हार्ट बोलता है, और इसको हम वो छोटा सा गाँव जैसा है इसका छाती के अंदर। अब सब लोग का अभी एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम पुस्तकों में बहुत सारा चीजों में और बहुत सारा डॉक्टर लोग हमको बताया जाएगा, लेकिन ऐसा तंबाकू पिया है, स्मोकिंग किया है, इसकी वजह से कैंसर हो सकता है।
लेकिन ये पेशेंट एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। कोई भी ये ग्रुप में कोई भी आंसर कर सकता है। ट्राई कर दो एटलीस्ट ये पेशेंट को कैंसर होने का कारण क्या हो सकता है। और मैं आप लोगों का हिंट भी देना चाहता हूँ, इधर आप लोग देखा है तो ये पेशेंट का लेफ्ट साइड का शर्ट का पॉकेट है, और पॉकेट के अंदर आप ये छोटा सा चीज देख सकता है। ये क्वेश्चन सबको है, और कोई भी लेने के लिए तैयारी है तो आप बोल सकता है। कोई बोल सकता है कि क्यों इसको कैंसर हुआ है। ये तो छाती के अंदर सीटी स्कैन में हमको कैंसर का घाव दिख रहा है, और ये शर्ट पॉकेट में ये चीज है। तो कोई बोल सकता है इसको कैंसर क्यों हुआ है, कोई भी ले बीड़ी या सकता है सिगरेट इसको। जैसा लग रहा है सर, बीड़ी क्या? या सिगरेट जैसा लग रहा है। या बीड़ी या परफेक्ट। सिगरेट जैसा या ये लाइटर है और ये सिगरेट है। ये सबसे मतलब हम बहुत सारा टेक्स्ट बुक्स में और डॉक्टर लोग में होर्डिंग्स में सब जगह पे देखता है, स्मोकिंग का तंबाकू लिया है तो आपको कैंसर आ जाता है। लेकिन एक पेशेंट क्लासिकल एग्जाम्पल है। इधर आप देख सकता है पेशेंट का शर्ट पॉकेट में सिगरेट्स है और लाइटर है, और उसका सीटी स्कैन फिल्म में आप लोग देख सकता है एक छोटा सा गाँव बन गया है। सो इसीलिए आप लोग सब लोगों को जानना जरूरी है, स्मोकिंग करने से कैंसर आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत लंबा समय तक स्मोकिंग कोई भी कर रहे हैं आपको आसपास में, उन लोगों को सबको समझाना जरूरी है स्मोकिंग को बंद करने के लिए। बहुत सारा तरीका रहता है स्मोकिंग डी एडिक्शन करने के लिए। सो कोई डॉक्टर के पास जाके मिलने के लिए बोलना सबसे जरूरी है। सो आप लोग को मैंने बोला है सबसे सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, और उसके बाद क्या किस चीज की वजह से हमको कैंसर आने का चांसेस है। और उसके बाद हम स्टेज करना पड़ता है। स्टेजिंग के लिए सीटी स्कैन और बायोप्सी कर लेता है। बायोप्सी करने के बाद हमको ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर बोलना जरूरी है। सो कोई भी चीज पेशेंट को, आप कोई भी डॉक्टर के पास जाता है, दो चीज को जानना जरूरी है। आप लोग को पेशेंट को कैंसर है क्या, नहीं है। दूसरा सवाल, अगर कैंसर है तो कौन सा तरीका का कैंसर है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन सा स्टेज का बीमारी है। कोई भी आप डॉक्टर के पास जाता है, ये तीन चीज के ऊपर आप ध्यान रखना है। कैंसर है क्या, नहीं है, कौन सा तरीका का कैंसर है, और कौन सा स्टेज का कैंसर है। क्योंकि इसके ऊपर हमारा आगे का ट्रीटमेंट सब कुछ डिपेंड करता है। इस चीज में लंग कैंसर का ट्रीटमेंट में बहुत सारा तरीका का ट्रीटमेंट है। ऑपरेशन करके इसको ठीक कर सकता है, कीमोथेरेपी देके इसको ठीक कर सकता है, और टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ये सारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस है लंग कैंसर पेशेंट को। किस पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है मैं आगे स्लाइड्स पे आपको समझाने के लिए कोशिश कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कीमोथेरेपी के बारे में बोलना चाहता हूँ। क्या होता है कीमोथेरेपी का मतलब क्या है। ये सारा ये दवा है, वो कैंसर सेल का हमको रोकने के लिए और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है। कीमोथेरेपी मतलब एक दवा कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए और कैंसर को रोकने के लिए यूज करने वाला है। और इसमें बहुत सारा तरीका का कीमोथेरेपी रहता है। कुछ लोग बोलता है टैबलेट वाला दवा, कुछ लोग बोलता है इंजेक्शन वाला दवा। ये दो तरीका का है, एक टैबलेट का रूप में ले सकता है, दूसरा नस के रूप में। जनरली कीमोथेरेपी इंजेक्शन का रूप में आता है। दूसरा तरीका का वो नॉर्मल सलाइन में मिक्स करके हम नस के तरफ भी दे सकता है। और इसके बाद कितना साइकिल देना है, कौन सा कितना एक एक साइकिल के बीच में कितना गैप रहता है, ये सब कुछ मैं आगे स्लाइड पे बता देता हूँ। ये हर आदमी का डोज अलग अलग रहता है। आदमी का सबसे पहले आने के टाइम पे इसका लंबाई और वजन चेक किया जाता है। वो चेक करने के बाद एक BSA करके एक फॉर्मूला रहता है। वो फॉर्मूला के हिसाब से हम पेशेंट का डोज कैलकुलेट करना है। ये ऐसा जरूरी नहीं है हर पेशेंट का एक ही डोज देना। पेशेंट का वेट और पेशेंट का लंबाई, पेशेंट का वजन के हिसाब से और उसका बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से हम पेशेंट का डोज कैलकुलेट करता है। मैंने मेरा लास्ट 4-5 साल का OPD का एक्सपीरियंस पे मुझे पेशेंट्स क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है, वो पूरा क्वेश्चंस को मैंने लिस्ट आउट किया है, और मैं कोशिश कर लेता हूँ हर क्वेश्चन को आपको आंसर देने के लिए। सबसे पहला सवाल है, सर कीमोथेरेपी क्या होता है और वो कैसा दिया जाता है। मैंने पहले ही बोला है, एक दवा है कैंसर को रोकने के लिए और कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और वो इधर मुंह से ले सकता है टैबलेट की तरफ, और इंजेक्शन नस की तरफ, इंजेक्शन वाला दवा नस की तरफ ले सकता है जनरली। इसके बाद अगला सवाल होता है, सर हमारा पेशेंट को कीमो कितना घंटे में खत्म हो जाता है, और हर कीमो के बीच में कितना समय लगेगा। ये जानने के पहले मैंने सबसे पहले आपको बोला है 3 चीज का जानना जरूरी है। कैंसर तो है, कौन सा तरीका का कैंसर है, और कौन सा स्टेज का कैंसर है। अगर मान लो कोई पेशेंट आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपको प्रेजेंट करता है, उसको सबसे पहले हम ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऑपरेशन करने के बाद, ऑपरेशन करके हम पूरा कैंसर को निकालने के लिए कोशिश कर लेता हूँ।
उसके बाद फिर से वो बीमारी वापस आने के चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। वो वापस आने का चांस को कम करने के लिए हम थोड़ा लिमिटेड ड्यूरेशन कीमोथेरेपी देता है। मान लो पहला स्टेज 1 और स्टेज 2 में ऑपरेशन के बाद वो वापस आने का चांस को कम करने के लिए हम 3 से 4 साइकिल कीमोथेरेपी देना पड़ता है। वो हर कीमोथेरेपी का बीच 21-21 दिन का गैप रहता है। अगर यही पेशेंट वो लेट स्टेज में मान लो स्टेज 4 में प्रेजेंट हो जाता है, देन इसका ट्रीटमेंट अलग रहता है। इसका सर्जरी का कुछ रोल नहीं रहता है। जनरली हम कीमोथेरेपी इसको कंटिन्यूअसली देना पड़ता है। सो कंटिन्यूअसली मतलब हर पेशेंट पूछेगा सर कंटिन्यूअसली मतलब कितना समय तक, कितना दिन तक हम कीमो लेना है। जनरली इसका आंसर है जब तक हम कीमो देने के बाद, जब तक बीमारी कंट्रोल पे रहता है, जब तक कोई पेशेंट को कीमो की वजह से ज्यादा ग्रेड 3 ग्रेड 4 साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, तब तक हम ये कीमो को कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो स्टेज जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि अर्ली स्टेज लाइक स्टेज 1 स्टेज 2 पे ऑपरेशन करवा के उसके बाद 3 और 4 साइकिल का कीमो देगा तो वो काफी है। लेकिन लास्ट स्टेज लाइक स्टेज 4 का बीमारी को हम कीमोथेरेपी लगातार देना पड़ेगा। जब तक पेशेंट को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आता है, जब तक बीमारी कंट्रोल पे रहेगा, वो कंटिन्यू किया जाता है। अगर बीमारी बढ़ जाता है देन हम दूसरा तरीका का दवा चेंज करना पड़ता है। अगर साइड इफेक्ट्स ज्यादा आ रहा है देन वो दवा को डोज कम करना और दूसरा तरीका का दवा देना, ये सब कुछ हम ट्राई कर सकते हैं। सो ये स्टेज का जरूरी है। और दूसरा क्या क्या दवा दे सकते हैं, क्या क्या कीमोथेरेपी दवा देता है। पहले मैं बोला था दूसरा सवाल आप लोग का ये होना चाहिए सर कौन सा तरीका का कैंसर है लंग कैंसर पे। ये 3 तरीका का कैंसर होता है, एक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, दूसरा अडिनो कार्सिनोमा और तीसरा स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ये तरीका का कैंसर की वजह से भी हम दवाई चेंज कर लेता है। लाइक अगर आप लोग का अडिनो कार्सिनोमा आता है पेशेंट को, देन कॉमनली हम पेमीट्रेक्सेड और कार्बोप्लाटिन करके दवा देता है। अगर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा आता है हम पैक्लीटैक्सेल और कार्बोप्लाटिन और जेमसिटाबिन और कार्बोप्लाटिन दवा देता है। सो इसीलिए आप लोग का कौन सा तरीका का कैंसर भी जानना जरूरी है। पहला सवाल कैंसर है क्या नहीं है, दूसरा सवाल कौन सा तरीका का कैंसर है, और तीसरा सवाल कौन सा स्टेज का कैंसर है, क्योंकि इसके ऊपर हमारा ट्रीटमेंट डिपेंड हो जाता है। और इसके बाद बहुत सारा पेशेंट को मान लो 50 साल और 40 साल 50 साल उम्र पे आता है, वो बहुत सारा पेशेंट को बीपी रहता है, शुगर चीनी का बीमारी, प्रेशर का बीमारी और कोई आर्थराइटिस का, अरे सब बहुत सारा बीमारी रहता है। और उसका कोई दवा अगर पहले से वो ले रहा है और पेशेंट का सवाल ये रहेगा डॉक्टर साहब हम ये कीमो की तरह टैबलेट कीमो इंजेक्शन चलने के टाइम पे और ये बीपी शुगर और ये टैबलेट्स लेना जरूरी है नहीं लेना है। सो इसका जवाब है आप जरूर लेना है, लेकिन पहले डॉक्टर को आपको बताना जरूरी है आपका पहले क्या क्या बीमारी था और आप क्या क्या दवा ले रहा है। क्योंकि ये बोलना क्यों जरूरी है कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अगर मान लो कोई पेशेंट को एक्टिव टीबी हुआ है और टीबी के ऊपर इसका कैंसर भी हुआ है, सो टीबी के लिए टीबी का दवा देना जरूरी है और कैंसर के लिए कैंसर का इंजेक्शन कीमोथेरेपी भी देना है। सो हो सकता है ये टीबी का दवा और ये कैंसर का दवा की बीच में हमारा बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शन होने का चांस रहता है। सो इसीलिए डॉक्टर को आपको बोलना जरूरी है, हम पहला चेक कर लेता है आप क्या दवा ले रहा है और ये कीमोथेरेपी दवा का कोई रिएक्शंस है क्या नहीं है। अगर कोई रिएक्शंस नहीं है देन आप दोनों दवा कंटिन्यू कर सकता है, और कोई रिएक्शंस आ रहा है बॉडी के अंदर, कोई इंटरेक्शंस रहता है इंटरेक्शन, देन आपको दवा चेंज करना पड़ेगा। सो इसीलिए आपको क्या क्या दवा पहले से ले रहा है वो सब चीज डॉक्टर को बोलना जरूरी है। और उसके बाद अगला सवाल रहता है डॉक्टर साहब हम कोई आयुर्वेदिक का दवा इसके साथ ले सकता है क्या। और इसका मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हमको पता नहीं है, हम पूरा ये कीमोथेरेपी उसके बारे में सब कुछ पढ़ाई किया है। अगर उसके साथ आप लोग ये आयुर्वेदिक का दवा लिया है, वो अंदर जाने के बाद बॉडी के अंदर ये इंग्लिश वाला दवा का और वो आयुर्वेदिक का दवा का इंटरेक्शंस क्या होता है, क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकता है, वो कोई पढ़ा नहीं है। सो अगर ऐसा सिचुएशन कुछ आया है तो डॉक्टर्स हेल्पलेस रहता है और आपका कोई मदद नहीं हो पाएगा उस स्थिति में। सो इसीलिए आपका कीमोथेरेपी और कोई भी थेरेपी कीमोथेरेपी चलने के टाइम पे आपको आयुर्वेदिक का दवा लेना बिल्कुल मना है, मतलब बिल्कुल नहीं लेना है आयुर्वेदिक का दवा। और उसके बाद सबका पेशेंट का रहता है सर पेशेंट का साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है, कीमोथेरेपी लगाने के टाइम पे क्या साइड इफेक्ट्स हो सकता है। जनरली ये चीज हम पेशेंट को 3 तरीका का समझाने के लिए कोशिश करता है।
सबसे पहला चीज क्या है कि कीमोथेरेपी चढ़ाने के टाइम पे कोई साइड इफेक्ट्स आने का चांसेस है क्या। उसके बाद कीमोथेरेपी चढ़ाने के बाद पहला 1 और 2 दिन में कोई साइड इफेक्ट्स आने का चांस रहता है क्या, और 2 दिन के बाद कोई साइड इफेक्ट्स आ सकता है क्या। सो ऐसा हम डिवाइड करके पेशेंट को बोलना शुरू कर लेता हूँ। कीमोथेरेपी चढ़ाने के टाइम पे कोई भी पेशेंट का रिएक्शन आने का चांस रहता है। वो चांस थोड़ा कम है, लेकिन हर पेशेंट को ये जानना जरूरी है, क्योंकि कीमोथेरेपी चढ़ाने के टाइम पे कोई पेशेंट को रिएक्शंस आ सकता है। रिएक्शंस मतलब पूरा चेहरे, पूरा बॉडी पे रैशेस जैसा आना, दाना आना, सांस लेने का तकलीफ होना, ये थोड़ा खतरनाक रिएक्शंस होता है। अगर सही समय पे हम इलाज नहीं किया है तो पेशेंट का जान खतरा पे डालने का ज्यादा चांसेस रहेगा। और नेक्स्ट अगला साइड इफेक्ट्स है कीमोथेरेपी चढ़ाने के बाद अगला 24 आवर्स और 48 आवर्स में क्या हो सकता है। सबसे मोस्ट लंग कैंसर का बीमारी पे हम यूज किया वाला दवा को मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स रहता है उल्टी, दूसरा पेशेंट का कमजोरी रहना, और तीसरा ये कीमो की वजह से पेशेंट को खून के ऊपर कुछ असर पड़ सकता है। जनरली खून पे आप लोग को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ 3 तरीका का कंपोनेंट्स होता है। पहला चीज है हीमोग्लोबिन करके बोलता है, दूसरा चीज प्लेटलेट्स बोलता है, और तीसरा चीज सफेद वाला खून हम WBC करके बोलता है इसका। अगर कीमोथेरेपी की वजह से आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, देन इसकी वजह से आप पेशेंट का कमजोरी आने का चांसेस ज्यादा रहता है। अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है कीमोथेरेपी की वजह से, देन आपका कोई भी जगह पे छोटा छोटा रैशेस आना, कोई जगह से ब्लीडिंग आने का चांसेस ज्यादा रहता है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कीमोथेरेपी की वजह से आपका सफेद वाला खून कम हो जाता है, जब भी सफेद वाला खून कम हो जाता है पेशेंट का इन्फेक्शन बढ़ने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, और इन्फेक्शन होने का सबसे पहला लक्षण होता है बुखार। इसीलिए हम सबको बोलता है कोई भी पेशेंट को कीमोथेरेपी चढ़ाने के बाद, घर जाने के बाद कोई भी पेशेंट को बुखार आता है, बुखार माने हम जनरली थर्मामीटर से मापना पड़ेगा। अगर 100 और 100 के ऊपर आया है तो हम जनरली बुखार मानता है। अगर कोई भी पेशेंट को कीमोथेरेपी लेने के बाद बुखार आया है, इसका मतलब है पेशेंट का कीमोथेरेपी की वजह से सफेद वाला खून कम होने का चांस है, और मे बी इन्फेक्शन पकड़ा होगा, इसकी वजह से पेशेंट को बुखार आने का चांसेस है। सो बुखार ऐसा 100 और 100 के ऊपर बुखार आया है तो डिले नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास आके मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर ये सही समय पे ट्रीट नहीं किया है तो पेशेंट का जान खतरे में डालने का चांसेस ज्यादा रहता है। सो ये ज्यादा साइड इफेक्ट्स है। सो कमजोरी होने का चांस रहता है, उल्टी होने का चांस रहता है, और सफेद वाला खून कम होने की वजह से इन्फेक्शन पकड़ने का चांस रहता है। सो इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उल्टी के लिए हम कीमो के थेरेपी टाइम पे ही हम दवा दिया जाता है। और ये भी जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, कीमोथेरेपी 1 दिन में खत्म हो जाता है, 2-3 घंटे में। उसके बाद हम डॉक्टर लोग कुछ उसके फाइल के ऊपर कुछ दवाई लिख के देता है और समझाता भी है, उसको भी लेना जरूरी है। ऐसा नहीं सोचना है सर हमको 1 दिन में कीमो लग गया है उसके बाद कुछ नहीं है। हम ये दवा क्यों देता है ना, इसके बाद आपको साइड इफेक्ट्स आने का चांस रहता है, वो साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए हम दवा लिखता है। सो कीमोथेरेपी सिर्फ कीमोथेरेपी नहीं है, उसके साथ वाला दवा भी लेना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हम साइड इफेक्ट्स को कम कर सकता है। नेक्स्ट, सो ये कीमोथेरेपी के बारे में, साइकिल के बारे में, स्टेज के बारे में और उसका साइड इफेक्ट्स के बारे में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है पेशेंट का जानने का गाइडलाइंस, लाइक पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा होना है। सो ये पहला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सब लोग पूछा जाता है सर कैंसर एक आदमी से दूसरा आदमी को स्प्रेड होता है क्या। सर हमारा पापा को कैंसर आया है और मेरा छोटा बच्चा है, वो बच्चा के साथ खेल सकता है क्या, और हम दोनों मिलके एक प्लेट में खाना खा सकता है क्या, और एक टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट शेयर यूज कर सकता है क्या। ये सबसे कॉमनली अटेंडेंट से और पेशेंट से हमको सवाल आता है। ये जानना, आप सब लोगों को ये जानना जरूरी है, कैंसर एक आदमी से दूसरा आदमी को स्प्रेड नहीं होता है। ये कंटेजियस डिसीज नहीं है, एक से एक को स्प्रेड नहीं होता है। सो आप लोग घर वालों से अच्छा से आप लोग मिलजुल के रह सकता है, एक ही रूम पे रह सकता है, टॉयलेट शेयर कर सकता है, आपका बर्तन शेयर कर सकता है, और बच्चों के साथ खेल भी कर सकता है। सो ये आप सब लोगों को ये जानना जरूरी है, क्योंकि हर पेशेंट, एवरी थर्ड पेशेंट, तीनों में एक पेशेंट ये सवाल हमको पूछा जाता है। और अगर मान लो गलती से आप लोग को पेशेंट को कैंसर आया है और मेरा बच्चा छोटा है, उसको भी आने का चांस, ऐसा सोच के आदमी को अकेला एक रूम पे, सेपरेट रूम पे रखा है, देन पेशेंट डिप्रेशन में जाके और इसका ज्यादा साइड इफेक्ट्स होने का चांसेस लगता है। सो बिल्कुल पेशेंट को आइसोलेट मत कर लो, आपके साथ रह सकता है,
थोड़ा पूरा आपके साथ शेयर कर सकता है। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा चीज बोलता है सर स्मोकिंग, वही तंबाकू, तंबाकू की वजह से कैंसर आया है और वो तंबाकू में छोड़ने का थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उसका कंटिन्यू कर सकता है क्या? क्योंकि अचानक से आदमी अगर 20 साल 30 साल एक आदमी तंबाकू ले रहा है, उसको कैंसर आया है, तो तुरंत तो वो छोड़ नहीं पाता है। सो ये भी सवाल आएगा पेशेंट के साथ, पेशेंट और अटेंडेंट के साथ, ये तंबाकू कंटिन्यू करें? बिल्कुल नहीं। तंबाकू वजह से ही इसका आपको कैंसर आया है, और कैंसर तंबाकू वो आने के बाद और पहले ही आपको तंबाकू बंद करना जरूरी है। अगर आपको तंबाकू बंद करने में मुश्किल हो रहा है, देन बहुत सारा काउंसलिंग मेथड से सब कुछ रहता है, आपको मदद भी किया जाता है तंबाकू को कैसा छोड़ना है। और तीसरा चीज और इम्पोर्टेंट चीज, साफ सुथरा रखना। अब कोई भी जगह पे रहता है, कीमोथेरेपी देने के बाद मैंने बोला था अगर सफेद काउंट कम हुआ है तो आपको इन्फेक्शन बनने का चांस रहता है। अगर आप साफ सुथरा नहीं रखा है तो आपका वो इन्फेक्शन ज्यादा होने का चांस रहता है। सो कोई भी जगह पे आप खाना खा रहे हैं, अच्छा से साफ वेजिटेबल्स को साफ करवा के खाना पड़ेगा, और हर खाने के पहले खाने के बाद आपको हैंड वॉश करना है, टॉयलेट यूज करने के बाद भी हैंड वॉश करना है। ये छोटा छोटा चीज हमको देखने के लिए छोटा लगता है, लेकिन ये इन्फेक्शन के ऊपर बहुत असर दिखा जाता है। अगर ये सब कुछ हम फॉलो किया है तो हम इन्फेक्शन को पकड़ने का चांसेस को थोड़ा कम कर सकता है। और दूसरा चीज, सर मुझे तो कैंसर आया है और आप मुझे कीमोथेरेपी भी दे रहे हैं, और कीमोथेरेपी की वजह से मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी आ रहा है, इस चीज में मैं पूरा बेड रेस्ट कर सकता है क्या? और थोड़ा एक्सरसाइज करना आप रिकमेंड करता है, और पूरा बेड रेस्ट करना है? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा रहता है पेशेंट के हिसाब से। कीमोथेरेपी की वजह से और बीमारी की वजह से कमजोरी होना डेफिनेटली होता है सब पेशेंट को। ये कारण नहीं है हमको बेड रेस्ट पे कंप्लीट बेड रेस्ट लेने का। अंदर माइल्ड एक्सरसाइज थोड़ा कर सकता है, इवनिंग और मॉर्निंग टाइम पे वॉकिंग करना थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखा जाता है पेशेंट के ऊपर और ट्रीटमेंट के ऊपर भी। सो कंप्लीट बेड रेस्ट जरूरी नहीं है, आप सुबह और शाम को छोटा मोटी वॉकिंग ऐसा करके आपको थोड़ा एक्टिव रखना जरूरी है। और नेक्स्ट चीज न्यूट्रिशन, मतलब खाने का। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज पेशेंट को ये बोलता हूँ, पेशेंट को कैंसर आया है, कैंसर का सबसे पहला लक्षण होता है आदमी को कमजोरी करना और इसका भूख कम करना। भूख कम करने की वजह से आदमी कम खाता है, उसकी वजह से कमजोरी हो जाता है। और कीमोथेरेपी की वजह से भी ये पेशेंट को भूख कम लगता है और खाने का इच्छा नहीं लगता है। हर पेशेंट आके यही बोलता है सर मुझे खाने का इच्छा ही नहीं लग रहा है, सो कैसा लेना है? सो अटेंडेंट का ये जानना जरूरी है, वो पेशेंट का वो क्या बोल रहे हैं ना वो सच है, और पेशेंट को जबरदस्ती मत कर लो खाने के लिए बार बार ज्यादा ज्यादा। लेकिन इसका एक तरीका है, हम पेशेंट को छोटा छोटा मील और फ्रीक्वेंटली दे सकते हैं। अगर मान लो एक पेशेंट हम सुबह दोपहर और शाम को खाने वाला है, और पेशेंट को इच्छा ऐसा नहीं है, भूख नहीं लग रहा है, आप इसको ऐसा कर सकते हैं, छोटा छोटा मील्स दे दो हर 2-2 घंटे में, कुछ ना कुछ हर 2-2 घंटे में उसको देने के लिए कोशिश कर लो। और अटेंडेंस काउंसलिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप नहीं खाया है तो और आपका बीमारी बढ़ेगा, अगर ऐसा ऐसा नेगेटिव टर्म्स पेशेंट के साथ नहीं बात करना है, और उसको थोड़ा पॉजिटिवली काउंसिल करके उसको थोड़ा थोड़ा हर 2-2 घंटे में देने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट चीज है ड्राइविंग। सर मेरा तो स्टेज 1 स्टेज 2 ट्रीटमेंट है, मेरा तो ऑपरेशन हो गया है, मेरा अभी कीमो चल रहा है, मैं एकदम फिट है, इस स्थिति में मैं ड्राइविंग कर सकता है क्या? जनरली रिकमेंडेशंस मना तो नहीं करता है, लेकिन कोई भी पेशेंट का ट्रीटमेंट होने के टाइम पे ड्राइविंग करना अच्छा नहीं है, मतलब और कोई आपके साथ अंडर सुपरविजन करना थोड़ा बेटर रहता है। जनरली हम कोई गाइडलाइंस नहीं है स्पेसिफिकली मना करने के लिए, अगर पेशेंट को कमजोरी है ये सब कुछ है, जनरली हम मना करता है, अगर कर रहा है तो कोई सुपरविजन पे करना थोड़ा बेटर रहेगा। सो यही है मेरा एक्सपीरियंस पे पेशेंट्स मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है वो सब कुछ मैं आपके सामने रख के उसको जवाब देने के लिए कोशिश किया है। और फिर से मैं वंदना जी को और संजीव को और स्पेशली कुमार प्रभास सर को, मेरा वो गाइड है, वो मेंटर है, वो कुमार सर प्रभास सर को ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और आगे कोई क्वेश्चंस है पेशेंट के सामने, पेशेंट के अटेंडेंट के साथ, और आप लोग पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए कोशिश कर लेता हूँ।